नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आइए बता दें क्या खास लाए हैं हम शो में आपके लिए। फोकस आज होगा कि जो बाजार में जोरदार गिरावट चल रही है उसके बाद म्यूचुअल फंड के निवेशकों को क्या करना चाहिए। क्या एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। फोकस होगा एफडी पर भी, इसमें निवेश का दौर लौट रहा है। सेंट्रल बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी अब ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। क्या उनकी तरफ फोकस करना चाहिए और क्या अपने निवेश में अब आपको एफडीज को जगह देनी चाहिए, चर्चा होगी। साथ ही अलग अलग जगह निवेश कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्य हासिल आप कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसके अलावा हर बार की तरह कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश हो, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन, इससे जुड़े आप सवाल हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। हमारा फोन नंबर आपके सामने 9619873567। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में जो भी निवेश करता है वो ये है कि अब जब बाजार इतने ज्यादा गिर रहे हैं तब मुझे क्या करना चाहिए। कई लोग इस समय ऐसे समय में घबरा कर अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी अब बाजार से दूर रहा जाए, आगे की आगे देखी जाएगी। कई और चिंताएं हमारे ऊपर हैं। दुनिया भर के जो बाजार है या इकोनॉमीज हैं उनसे संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा सामने आया है और वो 8 साल की ऊंचाई पर है। ये सारी परेशानियां मेरे इन्वेस्टमेंट को कैसे चेंज करेंगी और मुझे अब किस तरह अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लेना चाहिए, ये आज का मुद्दा है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यूनियन एएमसी के एमडी और सीईओ जी प्रदीप कुमार जी और साथ ही साथ फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ प्रांजल कामरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप कुमार जी, आपसे शुरुआत करूंगा। पहले ये एक ऐसा समय है जब कई बार निवेशक जो हैं वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो पता नहीं अब ये अंत कहां होगा, ये गिरावट शायद चलती ही चली जाए। जो एक डर का माहौल पैदा होता है उससे बचने के लिए हमने सोचा कि हम एक्सपर्ट्स जो आप जैसे हैं उनसे पूछें और समझें, हमारे निवेशकों की हैंड होल्डिंग करें, उन्हें समझाएं कि कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए। पहला रूल इन्वेस्टिंग का ऐसे माहौल में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? थैंक यू मुझे ये शो पे बुलाने के लिए। अब सही क्या है कि ऐसे माहौल में आम निवेशक काफी घबराते हैं। तो पहली चीज ये है कि घबराना नहीं चाहिए और मार्केट में आपको फायदा मिलने के लिए, पैसा बनाने के लिए रूल नंबर 1 है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, आपका पैसा मार्केट में नहीं है, तो आप पैसा रिटर्न्स बना नहीं सकते हैं। मैं अभी तक ऐसा इन्वेस्टर को नहीं देखा है जो मार्केट अभी सिर्फ वॉच करने से, ऑब्जर्व करने से पैसा बनाया। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, प्राइसेस नीचे आया है, वही अच्छा मौका है आपको निवेश करने के लिए। और खासतौर पे आप एसआईपी के बारे में पूछेगा तो आप देखिए एसआईपी का फंडामेंटल रूल, सबसे प्राथमिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप लगातार एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे सिस्टमैटिकली और जब मार्केट नीचे आते हैं आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगा, उससे ही आपका ज्यादा फायदा बाद में भविष्य में होता है। तो जब मार्केट नीचे आता है, जिस टाइम पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, उस टाइम पे आप एसआईपी बंद करेगा तो पूरा जितना एसआईपी आप अभी तक किया है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर को ये करना चाहिए कि पहले घबराइए मत। मार्केट में ऐसा माहौल पहले भी कई बार आए हैं और ये आखिरी बार नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा। हमने यूनियन म्यूचुअल फंड की तरह से पिछले 1 साल से निवेशक को चेतावनी देते रहते हैं कि मार्केट अभी प्रीमियम पे था और वॉलेटिलिटी आने का संभावना था। तो वही वॉलेटिलिटी अभी हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा इकोनॉमी का भविष्य सुरक्षित है, इकोनॉमी में रिकवरी होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 3-5 साल के आगे के सोचते हैं, उनके लिए इक्विटी मार्केट अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और एसआईपी तो चालू ही रखना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है और एसआईपी को इस समय में चालू रखना है। प्रदीप कुमार जी, आपने 20-25 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, आपने कई क्रैशेस देखे होंगे बाजार में। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें ताकि जो निवेशक हैं उन्हें समझ में आए कि हाँ, कैसे जब गिरावट आती है तब इन्वेस्टमेंट करने से जो है आपको फायदा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले 2008 का जब क्रैश हुआ तब बहुत ज्यादा बाजार में कमजोरी देखी गई, तब भी म्यूचुअल फंड में यह हुआ था कि प्रॉब्लम्स दिख रही थी, लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। 2020 में जब कोविड आया तब भी ये चिंता बढ़ रही थी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन लेवल्स पर, जब इन गिरावट पर बाजार आ जाता है तो किस तरह के का अप्रोच रखना चाहिए? यहां पर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, वो आपने ठीक कहा, पर क्या हमें और अग्रेसिव हो जाना चाहिए अगर हम म्यूचुअल फंड के रास्ते को लेकर इस गिरावट का फायदा उठाना चाहें तो? का फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलेगा निवेशक को। पहले आप जैसे बोला 2008 में हुआ, 2020 में हुआ, उसके पहले भी। मैं तो अभी 31 सालों से इंडस्ट्री में हूँ, कई बार ऐसा सिचुएशन देखा हूँ। पहले 92 में हर्षद मेहता का स्कैम आया था, उसके बाद एशियन क्राइसिस आया था, टेक बूम और टेक बस्ट आया था, और 9/11 आया था। क्या क्या नहीं देखे हम। फिर भी आप 30 साल पहले 1000 इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1000 पे था सेंसेक्स, अभी 60 टाइम्स बन गया। बीच में इतने सारे घटनाएं हुए हैं, फिर भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मार्केट में हमेशा मौका मिलते रहेगा, और जब मौका मिलता है आपको निवेश करना ही चाहिए। और आम निवेशक के लिए हम यही रेकमेंड करते हैं कि एसटीपी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो एक ही दिन जाके पूरा पैसा मत लगाइए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कीजिए, जैसे आगे 3 महीने में और 6 महीने में आपका पूरा पैसा सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट होएगा। पहले लिक्विड या मनी मार्केट फंड या ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से इक्विटी फंड में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर कीजिए। यही आम इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी एक रास्ता है और ये आम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है। प्रांजल, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। कई यंग फॉलोअर्स हैं आपके, और आप जो है कई तरह के लोगों के साथ काम करते हैं इस समय। चूंकि कई एक बड़ा ग्रुप होगा हमारे यहाँ जो शायद पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये इस तरह का क्रैश बाजार में आते हुए देखा है। किस तरह का रिएक्शन आप उन लोगों में देख रहे हैं फिलहाल? जी डेफिनेटली, क्योंकि पहली बार है, जैसा आपने कहा, बहुत सारे यंगस्टर्स आए कोविड के समय, तो उन्होंने क्योंकि ये देखा नहीं है तो डर तो डेफिनेटली लगता है, पैनिक होता है। दूसरा क्या है, थोड़े स्टैंडर्ड्स गलत सेट हो गए थे। पिछले 2 साल में ऐसा था कि आप जो छुओ वो सोना बन रहा था। तो क्या होता है, अगर कोई घुस रहा है और वो देख रहा है कि अरे मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो थोड़े ना एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन गलत सेट हुए थे, लेकिन ना अब मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे पिछले 2 सालों में खास करके यंगस्टर्स एंटर हुए, तो ना उनको ये सोचना है कि अगर कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल का है, 35 साल का भी है, तो उनके ना कैश फ्लोज, उनकी कमाई फ्यूचर में है। ये लोग ऐसे हैं जिनके करियर अभी शुरू हुए हैं, किसी के करियर को 5 साल हुआ है। तो अगर मार्केट अगले 2 साल भी गिरा हुआ रहता है, किसी को पता नहीं है, तो इन लोगों के पास हमेशा फ्यूचर में पैसा आता रहेगा। सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशंस होंगे, जॉब में, बिजनेस में तरक्की होगी, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट गिरा हुआ भी है, फ्यूचर में यंगस्टर्स के पास हमेशा कैश फ्लो होने वाला है कि वो एवरेज आउट कर सके, नई चीजों को सस्ते में खरीद सके। प्रॉब्लम होता है समवन हु इज अबाउट टू रिटायर, कि अगर वो आज पैसा डाल दें, 2 साल बाद गिर गया, उनको तो निकालना ही है क्योंकि रिटायरमेंट के लिए खर्चा चाहिए, और उनके पास फ्यूचर में और पैसा नहीं होगा एवरेज आउट करने के लिए। यंगस्टर्स को मार्केट मूवमेंट नहीं देखना चाहिए। जैसा हमसे पहले सर ने कहा कि सबसे बड़ा रिस्क जो आप ले रहे हो वो है ना इन्वेस्ट करना। तो यंगस्टर्स को तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, गिर गया एवरेज कर लेंगे। करेक्ट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यंगस्टर्स जो हैं उनको, जो हमारे दर्शक जो यंगस्टर्स हैं, हम मानते हैं हमारे बहुत सारे दर्शक यंगस्टर्स हैं, और प्रांजल जी जैसे हमारे जो मेहमान हैं वो यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। उनकी वॉइस ही आपके सामने है। यहाँ पर बहुत क्लियर है इंडिकेशन कि आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। आपकी जो इनकम है वो फ्यूचर में है, आपको ये ध्यान रखने की बात है। अगर गिरावट आ रही है बाजार में तो आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहे, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। प्रदीप कुमार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बड़ा फैक्टर जब हम देख रहे होते हैं
हैं, किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, तो हम लोग अलग अलग तरह की स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स बहुत इंपैक्ट करते हैं हमारे देश पर, या फिर कहा जाए कि इन्फ्लेशन बहुत इंपैक्ट करता है। इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी आए हैं, 8 ईयर हाई पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है। कैसे मुझे अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन प्रूफ बनाना चाहिए, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स आकर हमारे कार्यक्रम पे ये बोल गए हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है, इट्स लाइक अ थीफ जो आपकी पॉकेट मार लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाउ कैन वी मेक आवर पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन प्रूफ? ये एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और सवाल है, और इन्फ्लेशन प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा टूल हमारे पास है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। आप जितने भी एसेट क्लासेस है देख लीजिए, हिस्टोरिकली सबसे अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में इक्विटी दिया है आपको। लेकिन जैसे पांजलनी जी ने बोला कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में वॉलेटिलिटी हो सकता है। आपको जितना पैसा 2 साल अगले 2 साल 3 साल में चाहिए वो इक्विटी में मत लगाइए, वो आपको सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में डालना पड़ेगा। लेकिन जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं आपके पास, पैसा जो 5 साल से ज्यादा आप निवेश कर सकते हैं, वो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगा तो आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलने का संभावना है। और ये भी कर सकता है जो लोगों को ज्यादा ऊपर नीचे पसंद नहीं है और देखना नहीं चाहते कि एनएवी हमेशा ज्यादा ऊपर नीचे जाएंगे, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स का हाइब्रिड स्कीम्स बहुत अच्छा है। जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उसमें आपको लॉन्गर टर्म में इक्विटी मार्केट जैसा रिटर्न मिलने का चांसेस है, लेकिन बहुत कम वॉलेटिलिटी होगा, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा जितना प्योर इक्विटी फंड्स में होता है। तो निवेशक या प्योर इक्विटी फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करके महंगाई से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महंगाई से निपटने के लिए आपको बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे जो स्पेस है वहां पर अप्रोच करना चाहिए। प्रदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक व्यू पॉइंट ये भी होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब आरबीआई सामने आ रहा है, उनको कंट्रोल करना है क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम सब पर हो रहा है। तो आरबीआई अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ये आगे और बढ़ेगी ऐसा बताया जा रहा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो जो डेट फंड्स हैं वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखने लगते हैं। क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए कि उसमें डेट फंड्स का हिस्सा ज्यादा हो, क्योंकि आने वाले समय में उसके रिटर्न बेटर होते दिख रहे हैं? अभी आगे कुछ महीने के लिए, शायद 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहने का ज्यादा चांसेस है। जैसे आपने बताया, आरबीआई अभी चालू किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, और आगे भी बढ़ाने का काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऐसे सिचुएशन में अभी आप डेट फंड में वो भी हम जो कहते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपको नुकसान होने का या तो आपको कम रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो डेट फंड में आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपका एसेट एलोकेशन में डेट फंड में इन्वेस्ट करना ही है, तो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन फंड में निवेश करना ही अच्छा होगा। जैसे फंड है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या मनी मार्केट फंड, नहीं तो लिक्विड, ओवरनाइट, ये सारे फंड में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क कम रहेगा। और जब इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट करेगा उस टाइम पे आप डेट फंड में इन्वेस्ट करेगा तो आपका अक्रूवल ज्यादा होगा और आपको मार्क टू मार्केट गेन कहते हैं ना, जो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं आपका प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दोनों तरह से आपको गेन मिलने का चांसेस है। अभी आप शॉर्ट टर्म निवेशक को शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करना ही अच्छा होगा तो वो बेहतर रहेगा। प्रांजल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अब क्या इस तरह के सवाल आपके पास आ रहे हैं कि चूंकि अब इक्विटी जो है, मान लीजिए कि इक्विटी में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं जो है सिचुएशन की, आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स अब मिलेंगे, अब आप जो है इन्वेस्टमेंट अपना एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो क्या मुझे अब ये ढूंढना चाहिए कि मुझे किस तरह के फंड्स में जाना चाहिए? थीमेटिक फंड्स हुए, कोई आईटी ओरिएंटेड है, कोई इंफ्रा ओरिएंटेड है, कौन सा सेक्टर जल्दी चलेगा? क्योंकि
ये एक बड़ा हमारे यहाँ डिस्कशन होता है कि भाई जल्दी कमाई कैसे होगी। भले ही म्यूचुअल फंड में आपको समय लगेगा, आपको ये पता है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ योर माइंड आपको ये रहता है। तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? क्या आप थीमेटिक फंड्स की तरफ बढ़ने को बढ़ावा दे रहे हैं इस समय इन्वेस्टर्स को? मेरा हमेशा से म्यूचुअल फंड के प्रति ओपिनियन ये रहा है कि लोग म्यूचुअल फंड को पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि लोगों को, एक आम निवेशक को नहीं पता है कि पैसा कहां लगाना है। तो ऐसे में जब हम कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड ले रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि हमको पता है पैसा कहां लगाना है, यानी हम पूरा फ्रीडम फंड मैनेजर को दे ही नहीं रहे। अगर आपने किसी एग्जाम्पल के लिए फार्मा फंड में पैसा लगा दिया, तो फंड मैनेजर फिर फ्री नहीं है कि वो आईटी स्टॉक भी खरीद ले, फिर उसको फार्मा में ही आपके पैसे को निवेश करना है। तो यानी हम आधा डिसीजन खुद कर रहे हैं, आधा डिसीजन फंड मैनेजर को दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि या तो आप पूरा डिसीजन खुद कर लीजिए अगर आपको भरोसा है, या आप पूरा आउटसोर्स कर दीजिए फंड मैनेजर को। एक अच्छे से फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालिए, ताकि फंड मैनेजर के पास ना, मैं इसलिए लार्ज कैप भी बहुत अच्छा है अगर रिस्क प्रोफाइल वैसी है तो, लेकिन एक आम यंगस्टर के ना, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अलाउ करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल की आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में निवेश कर सको, तो आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें ना आप सच में फंड मैनेजर को ये बोल रहे हो कि आप पे मैंने भरोसा किया है, अब आप चाहे जहां वहां मेरा एसेट एलोकेशन करो और आप अपने पूरे टैलेंट को यूज करो, आपको पूरा फ्रीडम है, 4000 कंपनियों में से चूज करो और पैसा लगाओ। तो वहीं पे ना हम रियलिस्टिकली फंड मैनेजर को ये चांस दे रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स लाके दे। तो मैं तो हमेशा फ्लेक्सी कैप फंड्स ही रिकमेंड करता हूं ज्यादातर यंगस्टर्स को। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रखा कि भाई या तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको पता है तो आप खुद ही सारा पैसा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, या फिर आप फंड मैनेजर पर भरोसा कीजिए। हमारे साथ एक फंड मैनेजर इस समय है ही, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रदीप सर, आप इस समय कहाँ बेट करना चाह रहे हैं? मतलब जब आप अपना एलोकेशन, एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, तो आप थीमेटिक फंड्स की तरफ जा रहे हैं, क्या आप स्पेसिफिक सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं? कैसे इस समय जो पोर्टफोलियो है उसको चर्न करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? मैं इस बात में प्रांजल जी से पूरे सहमत हूं, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, अभी तक एक भी सेक्टर फंड नहीं लॉन्च किया है। कारण यह है कि जो भी सेक्टर आप चुनेगा, वो सेक्टर का स्टोरी कुछ महीने या 1-2 साल चलेगा। तो जब स्टोरी अच्छा है, सब लोग आपको बोलेगा कि ये स्टोरी अच्छा है, ये फंड अच्छा है, निवेश कीजिए। लेकिन जब स्टोरी खत्म होता है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि अभी स्टोरी खत्म, आप रिडीम कीजिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में सेक्टर फंड्स में आम निवेशक का नुकसान होने का ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप जैसा फंड में निवेश करना ही अच्छा होगा इन्वेस्टर के लिए। और हमारे फंड हाउस से हम ये कहते हैं कि आपका एक इक्विटी फंड आपको चुनना है तो आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कीजिए। उसके बाद जैसे खाने में आप थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची सब लगाते हैं, अब थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में एडिशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपका कोर पोर्टफोलियो जो कहते हैं वो फ्लेक्सी कैप होना ही अच्छा होगा। करेक्ट। तो कोर पोर्टफोलियो जो है वो फ्लेक्सी कैप रहना ही बेहतर होगा। यही स्ट्रैटेजी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो मेरे एक्सपर्ट्स ने कही है वो ये कि क्या नाम कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्पेसिफिक सेक्टर पे अगर जाएंगे तो वो लॉन्ग रन में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो सिचुएशन बेहतर होती दिख रही है। प्रांजल, क्या आपका भी इंटरेस्ट इस समय, क्योंकि जैसा अभी मैंने प्रदीप सर से पूछा, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ती महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के बीच में डेट फंड्स की तरफ ज्यादा जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनेंगी आने वाले समय में? नहीं सर, मुझे ये लगता है कि इतना आम निवेशक इस इंटरेस्ट रेट साइकिल को कभी भी सही से प्ले नहीं कर पाता। वो हमेशा पीछे पीछे चलता है, ट्रेंड के ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रेंड उस तक आखिरी में पहुंचती है। तो इसको प्ले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको ना बहुत सिंपल रखना चाहिए। जो पैसा ऐसा है जिसपे आप रिस्क नहीं ले सकते, उसको आप सेफ रखो, एफडी करो। इन्फ्लेशन के बराबर या जरा सा ही पीछे रहोगे, आपका पैसा कोई बहुत ज्यादा वैल्यू लूज नहीं करेगा। तो हमको ये क्लियर रखना है कौन सा पैसा है जिससे मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, जिसपे मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, उस पे फिर रिस्क लीजिए। फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। जिस पैसे को, जो आपको अगले 1 साल 2 साल के आपके गोल्स हैं वहां मीट, और उसके लिए आपको वो पैसा चाहिए, तो आप इक्विटी पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल 2 साल में मार्केट कहां होगा हमको नहीं पता। तो आप
एफडी कराइए या बहुत सेफ अगर कोई लिक्विड फंड है तो उस तरह के फंड में रखिए, लेकिन पर्पस लिक्विडिटी है। डेट फंड से हम ये सोचें कि मैं, क्योंकि ना डेट फंड्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि रिटर्न्स और रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। इक्विटी में ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपको एक अंडरलाइंग बार्गेन मिल जाता है कम रिस्क में हाई रिटर्न, लेकिन डेट में अगर कोई फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है ना, तो उससे तो बल्कि डर लगेगा कि यार ज्यादा रिस्क ले रहा है क्या ये। तो इसलिए सेफ्टी और रिटर्न्स को अलग अलग रखिए, रिटर्न्स इक्विटी से लाइए, सेफ्टी एफडी से करिए। बिल्कुल सही बात, रिटर्न इक्विटी से लाइए और सेफ्टी जो है वो डेट से रखिए, तो ये बेटर ऑप्शन है। मैं दोनों से आपसे एक ही सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं ये यहाँ चर्चा को रैप भी करना चाहता हूं, पर दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा। प्रदीप जी, आप मुझे पहले अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इतने समय जब आपने स्पेंड किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आपकी दो बड़ी लर्निंग क्या है कि इस समय जब बाजार गिर रहा है, लोगों में थोड़ा डर आ रहा है, उस डर को खत्म करने के लिए दो बड़ी लर्निंग्स आप क्या बताएंगे कि निवेशकों को ये ध्यान में रखनी चाहिए, इससे उनका डर कम होगा और वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे? एक चीज में जैसे पहले शुरू में ही बताया कि इन्वेस्टर को निवेश करके पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्योंकि जो निवेशक लॉन्ग टर्म है, मार्केट में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके पैसा लगाते हैं, उसको ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि इक्विटी में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका कीमत यह है कि इक्विटी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होएगा। तो जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी से डरता है, उसको एक्स्ट्रा रिटर्न वेल्थ क्रिएशन बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए। मार्केट में ऊपर नीचे कभी कभी होता रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप जरूर पैसा बना सकते हैं मार्केट में। स्टे इन्वेस्टेड, ये पहली चीज है। दूसरी, आम निवेशक के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि मार्केट में इतने सारे स्कीम से, इतने सारे म्यूचुअल फंड से, इतने सारे स्कीम से और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो निवेशक को अपने फायदे के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर का हेल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। तो अपने आप करने का कोशिश करेगा तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना जानकारी आपको चाहिए, जितना टाइम आपको चाहिए, जितना टूल्स आपके पास होना चाहिए, वो ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा। तो इसलिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। पर प्रदीप जी ने कही है, और वो ये कि नंबर 1, स्टे इन्वेस्टेड। बाजार में अगर कमजोरी भी आ रही है, गिरावट आप देख रहे हैं, स्टे इन्वेस्टेड, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए। फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किसी का भी आप हेल्प लीजिए। आपके गोल सेट करने में आसानी होगी और आपके रिटर्न्स जो मिलेंगे वो मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रांजल, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है इतने समय की, आपकी क्या दो लर्निंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे आज के निवेशक को इस करंट माहौल में? जी, एक चीज तो मैं जो कहना चाहूंगा ना कि देखिए, इन्वेस्टमेंट जो इतना बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, बहुत नए लोग आए हैं, वो टेक्नोलॉजी के कारण आए हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारा फायदा ना उठाए। क्योंकि क्या है, जब इन्वेस्ट करना और निकलना बहुत आसान है ना, तो हम रोज खोलते हैं, एक क्लिक में बेच देते हैं, एक क्लिक में खरीद लेते हैं, जिस कारण हम समय नहीं देते पैसे को बढ़ने का। एक एग्जाम्पल से मैं अगर बोलूं कि अगर आपके पास कोई घर है, आपने जमीन खरीदी, उस पर घर बनाया, अब आपको 10 साल 20 साल बाद जब घर बेचना है, तब आप उस जमीन का भाव पता करोगे बाजार में। ऐसा नहीं है कि घर खरीद लिया, रहने भी लगे और रोज जाके बाजार में पूछ रहे हो आज मेरा घर कितने में बिकेगा आज, क्योंकि बेचना ही नहीं है। मेरा पर्पस है 20 साल रहना। इसी तरह जब हम स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक गोल के लिए करते हैं, तो और उस गोल का एक टाइम होराइजन होता है। तो जब तक वो टाइम होराइजन पूरा नहीं हो रहा, आप रोज मार्केट में जाके भाव क्यों पूछते हो? क्योंकि भाव दिख रहा है तो हम रोज पूछते हैं, और जिस दिन ऐसा लगता है कि भाव गिर रहा है, हम बेच देते हैं, जबकि वो हमारे टाइम होराइजन से मैच नहीं करता, वो हमारे गोल से मैच नहीं करता। हमने तो सोचा था हम 5 साल रहेंगे। तो अपने गोल से मत हिलिए, शॉर्ट टाइम वोलेटिलिटी के कारण ये आती है जाती है। दूसरा, इसी का एक्सटेंशन है, अगर हम देखें, जब आज से 2 साल पहले मार्च अप्रैल 2020 में मार्केट 40,000 से 27,000 आया था, तो ऐसा लगता था कि गिरता ही चला जाएगा, कोई बॉटम है ही नहीं, और घबरा के हम बेच रहे थे।
मई से जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ तो सबको रिग्रेट हुआ कि अच्छा चांस मिस हो गया। उस समय जो चांस मिस हुआ, इसको आप दूसरा मौका मानिए। अगर आपके पास स्पेयर कैश है जो आप 5 साल तक रख सकते हो, इसको मौका मानिए कि उस समय जो आप कैश एलोकेट नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गोल आपका क्या है, और गोल से पहले आप गोल से हिलिए मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार प्राइस देखना उससे कोई खास फायदा होने वाला है नहीं, लॉस होने की संभावना ज्यादा है। आप टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार जी और प्रांजल आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर यहाँ पर आई, स्टे इन्वेस्टेड, गिव टाइम टू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और समय देंगे बाजार में तब आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपको बता दें कि ब्रेक की दूसरी तरफ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं क्या हमारा फोन नंबर है जहां आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9619873567। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और सवाल जवाब शुरू करेंगे।